हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एसएससी। मेरा नाम अभिषेक तोमर है और मैं मुरैना से हूँ। एक्चुअली पहले आपको मैं इस बैच के बारे में बता देता हूँ। इस बैच की शुरुआत तो एमपी पुलिस और जो मैथ्स के बेसिक्स होते हैं उसे लेकर की गई है। तो यहाँ पर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैथ्स की आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताई जाएंगी और बड़ी बड़ी भी। और यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराए जाएंगे वो अपने एमपी पुलिस से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि एमपी में का है ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम रहते हैं, तो ये बैच भी अपना हिंदी मीडियम ही रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं इस बैच की। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है और इसके अंडर में हम कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक जो चीज़ रहती है वो रहती है अपनी अंक। अंक सबसे छोटी इकाई रहती है। अंक अंक के बारे में सभी जानते हैं। अंकों में 0 से लेकर 9 तक ये अपने 10 डिजिट्स होते हैं। इससे हम सभी प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। और जो भारत नंबर सिस्टम रहता है उसमें हम संख्याओं को किस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ये 12,796 लिखा हुआ है तो इसे पीछे से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है। शुरुआत पढ़ना हम पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में डिजिट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे भारतीय संख्यांक लिखे हुए हैं, जैसा कि हिंदी में हम पुराने ज़माने में यूज किया करते थे, जो कि अब विलुप्त हो गई हैं। ये लिखी हुई हैं रोमन संख्याएं। 1 से लेकर 10 तक की रोमन संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए। अब डिजिट से नंबर किस प्रकार बनते हैं, देखिए डिजिट्स हमने देख ली, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं। इससे अगर सभी से छोटा एक डिजिट का अक्षर बनाया जाए तो वो क्या बनेगा, 0। और एक डिजिट का सबसे बड़ा अक्षर क्या बनेगा, 9। ऐसे ही 2 डिजिट का सबसे छोटा अक्षर क्या बनेगा, 10। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा अक्षर 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा अक्षर बनाना है तो 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा अक्षर बनाना है तो 999, ठीक है। अब 4 डिजिट का सबसे छोटा बनाना है तो 1000, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा बनाना है तो 9999, क्योंकि 9 के बाद दो डिजिट हो जाएंगी और 99 के बाद 3, 999 के बाद 4 डिजिट हो जाएंगी और 9999 के बाद 5 डिजिट हो जाएंगी। ये तो हो गया कि अगर कोई डिजिट का छोटा या बड़ा नंबर पूछे तो। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, मान लो मैंने आपसे पूछा कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए ना, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 10, ठीक है। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे फिर उससे छोटा, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 डिजिट का सबसे छोटा पूछा जाए तो 1, 0 और 2। यहाँ पे तीनों अक्षर अलग अलग हैं और 3 डिजिट का सबसे छोटा अक्षर ये रहेगा। अगर हम 101 लिखते हैं तो वहाँ 1 2 बार आ जाएगा, हमें तीनों अक्षरों को एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर 0 हम पहले लगा देते हैं, 0 1 2 लिखते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 वो 2 डिजिट का अक्षर बन जाएगा 12, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखें जहाँ संख्याएं तीनों अलग हों तो वही घटते क्रम में लिख दो, 987। सेम यहाँ पे हो जाएगा, जैसे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अगर देखा जाए तो है 1 0 2 और 3, ठीक है। और सबसे बड़ा देखेंगे तो 9 8 7 और 6। इस प्रकार डिजिट से हम अक्षर संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं अंकों के मान के बारे में। एक्चुअली कोई भी अंक लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, उस संख्या में अक्षर का मान, डिजिट का मान 2 तरीके से रहता है। एक रहता है किसी डिजिट का वास्तविक या शुद्ध मान, इसको दूसरी भाषा में जातीय मान भी बोलते हैं, जातीय मान, ठीक है। तो देखिए
जाति मान क्या होता है? जाति मान या वास्तविक मान संख्या का वास्तविक मान होता है। जैसे कि अपने पास यहाँ संख्या लिखी हुई है, तो जो संख्या है उसका जाति मान वही रहेगा, शुद्ध मान वही रहेगा जो संख्या है। यहाँ पे 6 है, 6 का वास्तविक या शुद्ध मान कितना है? 6। 9 है, 9 का वास्तविक मान कितना रहेगा? 9। ठीक है। और 7 है, 7 का वास्तविक मान कितना रहेगा? 7। 5 का और 5। वास्तविक मान कभी नहीं बदलता, जो संख्या है वही रहता है, वास्तविक मान, शुद्ध मान या जाति मान। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान का स्थान के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान का मान इस बात पर डिपेंड करता है कि वह अंक किस स्थान पे है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 6000 के स्थान पे है, तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना होगा? 6, और लास्ट में कितने अंक हैं? 3, तो 6000। ऐसे ही अगर 5 का स्थानीय मान यहाँ पे पूछें तो 5, और 5 के बाद कितने अंक हैं? 4। इसका मतलब 5 4 0 आ जाएंगे यहाँ पे, 50,000। इसी प्रकार 9 का स्थानीय मान कितना रहेगा? केवल 9 रहेगा। 8 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 80 रहेगा। और 7 का स्थानीय मान 700। इस प्रकार स्थानीय मान निकाला जाता है कि वह अंक किस स्थान पर है। उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगा दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, इससे समझते हैं। 495, 784। एक्चुअली ये कॉमा लगा हुआ है, तो कुछ लोग इस कॉमा को ये समझ लेते हैं कि 495 अलग नंबर है, 784 अलग नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ही नंबर है, और इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 4,95,785। एक्चुअली ये जो कॉमा लगा हुआ है ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। और अगर इसी को अपने यहाँ लिखते तो कैसे लिखते? 4,95,784। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान कितना है? कितने डिजिट हैं 4 के बाद? 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद 5 जीरो लगा देंगे। और जाति मान वही रहेगा। ऐसे ही 9 है, 9 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 90,000, और जाति मान 9। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए अपने पास ये क्वेश्चन दिया है, 2,56,839 में 6 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पे पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 कौन से स्थान पे है? 6 के बाद 3 डिजिट है, मतलब 6 का स्थानीय मान कितना आएगा? 6,000। और 3 का स्थानीय मान कितना आएगा? 30। घटा देंगे तो 5,970 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 53,432 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 3 का स्थानीय मान 1 3 ये है, इसका स्थानीय मान 3,000 होगा, और इसका स्थानीय मान 30 होगा। और अगर अपन 3,000 में से 30 घटाएंगे तो 2,970 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में दोनों का गुणनफल पूछा हुआ है, तो 3,000 और 30 का गुणनफल करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। अब देखिए ये संख्या में 5 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना है। तो 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 5,000। 5 के बाद 3 डिजिट है, तो 5 का स्थानीय मान 5,000। और जातीय मान 5 का 5 ही रहेगा। उनका अंतर निकालेंगे तो 4,995, ये अपना अंतर आ जाएगा। ठीक है। अब जानते हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकारों के बारे में, कि संख्याएं अपनी कितने प्रकार की हो सकती हैं। देखिए वैसे तो संख्याएं काफ़ी प्रकार की होती हैं, पर एक्चुअली अपन यहाँ बेसिक लेवल से और बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो अपन केवल उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका उपयोग गिनती गिनने में किया जाता है। इन्हें काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ऐसे नंबर मतलब जिनका यूज गिनती करने में किया जाता है। और इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। अपन 0 से तो गिनती करेंगे नहीं, शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से। और इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि n = 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि देखिए
सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है अपनी? एक। एक से छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं आता, जीरो को अपन काउंटिंग में शुरू नहीं करते। और सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृत संख्या क्या होती है? 9, क्योंकि इसके बाद 10 आ जाएगा जो कि 2 अंक का होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत। अनंत मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को अपन ज्ञात नहीं कर सकते, चलती जाएगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। एक्चुअली क्या है, जो अपनी प्राकृत संख्याएं थीं वो जीरो के बिना अधूरी थीं, ठीक है। अब उसमें जीरो और मिला दिया गया प्राकृत संख्याओं में, तो ये हो गई पूरी, मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसके समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? डब्लू से, डब्लू फॉर होल नंबर्स। इसका इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। देखिए यहाँ जीरो शुरुआत हो रही है, सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्ण संख्या अपनी जीरो है। और सबसे छोटी, अगर कोई सम संख्या पूछे तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी यहाँ पे? 2, क्योंकि जीरो की गिनती ना सम में की जाती है ना विषम में की जाती है। पूर्णांक संख्याएं, देखिए अभी अपने पास पूर्ण संख्याएं तो आ गई थी, लेकिन उसमें भी कमी थी, ऋणात्मक संख्याओं की कमी थी उसमें। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों को मिला दिया जाता है। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृत संख्या अपनी कहाँ शुरू हो रही थी? 1 से, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? जो -1 से जो पहले के रहते हैं, -1 से छोटी सारी संख्याएं जो रहती हैं वो अपनी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना कि जैसे ये -1 है, -2 है, -3 है, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। मतलब -1 बड़ा होता है -2 से, और -2 बड़ा होता है -3 से, और -3 बड़ा होता है -4 से। ये चीज़ याद रखना आप कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो इस पे इसको हम नंबर लाइन पे समझते हैं। देखिए आप सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और उल्टे यहाँ अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं। यही तो है ना। तो देखिए आप अगर उल्टे इधर जाते जाएंगे तो ये संख्याएं घटती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना। और हाँ, जीरो के बारे में क्या रहता है कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वही संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसमें 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, मतलब जिसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड कैसे? जैसे देखिए कोई भी संख्या हो, उसका उसमें 1 का भाग चला जाता है और संख्या में खुद का भाग चला जाता है, मतलब 2 गुणनखंड तो उसके होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी उसमें अगर किसी का भाग जाता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपनी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्याओं पर। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो केवल 2 गुणनखंड रहेंगे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये इन सभी संख्याओं में 1 का भाग चला जाएगा और 1 इनका खुद का चला जाएगा, मतलब 2 गुणनखंड हो गए इनके। अब देखिए 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं होंगे। केवल 2 1
अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। ये याद रखना, ये जरूरी नहीं कोई संख्या अगर सम संख्या है तो वो अभाज्य नहीं हो सकती। केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, क्योंकि दो में किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन दो से बड़ी जितनी भी सम संख्याएं हैं, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अभाज्य नहीं होगा। इन सब में दो का भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ये क्वेश्चन आता है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पे 15 और 28 लिखा हुआ है। अगर हम 15 के फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 3 होगा, और 28 के करते हैं तो 2 इंटू 7 होगा। यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। अब देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम ऐसे नंबरों का जोड़ा रहता है जहां पे दो का डिफरेंस हो और दोनों संख्याएं अपनी प्राइम हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम को लिखते हैं हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य को एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि 8 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये सह अभाज्य है। ठीक है, 25 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है तो ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने 259 लिख दिया और 17 लिख दिया, तो यहाँ पे 17 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपनी सह अभाज्य संख्या। अब जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, जिन्हें p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 बटे 5, 17 बटे 19, 22 बटे 7 और ये -6। देखो -6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे 1, लेकिन सबके नीचे क्या है? अपॉन में 1 लिख सकते हैं, मतलब इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं सभी को। ये होती हैं अपनी परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका भी एक रीजन है। जैसे कि देखिए पॉइंट 2 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 डॉट 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 आता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब इसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितने जीरो लगाने हैं ये हमें नहीं पता। ऐसे ही सेम सिचुएशन √3, √5/2, √पाई। पाई तो अगर बिना रूट के हो तो भी यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान 3.14 और ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, अब जो मैंने थ्योरी बताई उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लीजिए आप। जैसे कि ये क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या का अंतर क्या है? देखिए सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 100, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 99, और दोनों के बीच का अंतर क्या रहेगा? 1। अंक 859 द्वारा गठित सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। देखिए 859 सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे पहला बड़ा अक्षर पहले लिखिए, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा उसके बाद, मतलब 985। 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। देखिए 3 अंकों की सबसे वैसे छोटी संख्या 100 होती है, लेकिन अलग अलग अंक लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 और उसके बाद 2, ये तीनों अंक अलग हो गए। यहाँ पे देखिए ये अंक रिपीट हो गया, अलग अलग नहीं हुआ, और यहाँ पे देखिए 0 लिख सकते थे, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और ये तो 201 तो वैसे ही बहुत बड़ा हो रहा है। 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है, 3 अलग अलग अंकों वाली। देखिए सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, तो ये तो होगी नहीं, अलग अलग अंक चाहिए अपन को, इसमें भी अलग अलग अंक नहीं है। ठीक है,
789 और 987। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अक्षर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये अपना आंसर होगा। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और विभिन्न अंकों के साथ सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी अपनी 999, और जिनके बीच अंतर और विभिन्न अंकों के साथ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की, 9, 8 और 7। इनके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 12। कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं। देखिए, कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं। 4 अंक हमारे कहाँ से शुरू होते हैं 1000 से, और कहाँ तक होते हैं 9999 तक। अगर हम 9000 में से 1000 घटा दें तो हमारा आंसर निकल आएगा, कितना निकलेगा 8999। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो आंसर आता है उसमें एक संख्या को इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल एक संख्या को इंक्लूड किया जाता है और एक को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1000 को इंक्लूड नहीं किया गया है 8999 गिनने में, इसीलिए इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी अपनी पूरी 9000। इस चीज़ को देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 18 से 22 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। 22 में से आप अगर 18 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन संख्याएं कितनी हैं देखिए 18, 19, 20, 21 और 22। संख्या कितनी हो गई ये 5। अगर ये पूछते कि 18 और 22 के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो 22 में से 18 घटाते और एक और घटा देते, क्योंकि घटाते समय इन दोनों में से एक नंबर ऐड होता है और एक नहीं हो पाता है, तो जो ऐड नंबर ज़्यादा होता है उसको घटा देते। तो कितनी आती संख्याएं बीच में 3, 19, 20 और 21। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये आप याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 बिलियन के बराबर है। 1 बिलियन में अपने 100 करोड़ होते हैं और 1 मिलियन में अपने 10 लाख होते हैं। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रणाली हम 1 मिलियन के लिए लिखते हैं, 1 मिलियन के लिए हम क्या लिखते हैं 10 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। अब देखिए भाई, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसके गुणनखंडों का योग उस नंबर के बराबर हो। जैसे कि 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1, 2 और 3 का भाग चला जाएगा 6 में, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 आएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही देखिए 16 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 4 और 8, 2 और 16। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 10, 4, 14 और 1 15 हो रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही 8 के फैक्टर जोड़ के देखोगे आप तो वो 8 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही 24 के जोड़ोगे तो नहीं होंगे। केवल 28 के फैक्टर ऐसे हैं जैसे 1, 2, 4, 7 और 14। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 27 और 1 28। इन सबको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई थी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि कहाँ से शुरू होते हैं 1 से। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण नंबर है। ये आप याद कर लीजिए, एक 6 और एक 28, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी दो प्राइम संख्याएं, मतलब दो अभाज्य गुणनखंड जिनमें 2 का अंतर हो। तो देखिए 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में, लेकिन 17 और 23 में नहीं है। तो यही अपना आंसर होगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं देखिए, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखिए 8 और 10 में यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 9 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये आंसर होगा। 6 और 8 में यहाँ पे 2 कॉमन है, 15 और 18 में यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0।
यदि x और y सह अभाज्य संख्या हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए सह अभाज्य संख्या में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि मान लिया मैंने 9 और 10 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का गुणा, मतलब 90। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दो संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समावर्तक क्या होता है, 1। सबसे छोटी संख्या जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। देखिए प्राइम का मतलब होता है ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 1। देखिए अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। तो 1 के ना तो आप 2 फैक्टर कर सकते हैं ना ही 3 फैक्टर कर सकते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, कोई भी ले लीजिए आप 1 से लेकर 100 तक, और उसमें अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी, अपनी सम संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना, n इवन नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या के अनंत होते हैं। देखिए प्राकृत संख्या के अनंत क्या हो सकते हैं, गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं। हर संख्या के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, गुणनखंड लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मैंने 12 के गुणनखंड पूछे आपसे, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 और 12। लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 3 दूनी 6 3 चौक 12, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीपल्स। अभाज्य गुणनखंड भी लिमिटेड होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 3 2 और 3। 4 और 12 प्राइम नहीं होंगे क्योंकि ये कट जाते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 होगा। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण और सम संख्या, यहाँ पे कुछ लोग 0 लगा देते हैं, 0 नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 2। 0 ना तो सम है और ना ही विषम। निम्न में से कौन सी छोटी पूर्ण विषम संख्या है। यहाँ पे लोग 3 लगा देते हैं क्योंकि 2 1 के बारे में कंफ्यूज रहते हैं लोग, 1 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण और विषम संख्या अपनी 1 ही है। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 437 और 487 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए जितनी भी संख्याएं वो सारी पूर्ण हैं। 487 में से 437 घटा के देख लीजिए, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। लेकिन पूछा क्या है, इनके बीच की संख्या है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर घटाते हैं तो इनमें से एक संख्या इंक्लूड हो जाती है, इसीलिए हम एक और घटा देंगे। तो बीच वाली संख्या कितनी होंगी अपनी, 49। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, और सबसे बड़ी 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या होगी, 99। इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, इनके बीच में कितनी संख्या होंगी। देखिए अगर 99 में से 0 घटाओगे आप तो 99 ही आएगा, लेकिन यहाँ संख्या पूछा है बीच की। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर घटाते हैं तो एक संख्या इंक्लूड हो जाती है इन दोनों में से, तो उसको और घटा देंगे। 99 में से मतलब 98। वैसे भी देख लीजिए आप, 1 से लेकर 98 तक की जो संख्या है वो इनके बीच में आएंगी। अब यहाँ बोला गया है यदि n एक पूर्ण संख्या है, जैसे कि n + n = n, तो n का मान कितना होगा। तो ऐसी तो केवल एक ही संख्या है कि उसी संख्या में वो संख्या जोड़ी जाए, फिर लौट के वही संख्या प्राप्त हो जाए, वो क्या है अपनी 0। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 प्राप्त होगा, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा।